स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जो भी पैसा अर्न करते हैं, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में करें, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करें बिजनेस से, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हम बैंक में जमा कराते हैं और बैंक उसी पैसे को आगे लोन में देता है जिस व्यक्ति को लोन की जरूरत होती है। लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों, ये जो पैसा बैंक लोन में दे रहा है और ये लोन का अमाउंट बैंक का रिकवर नहीं हुआ, तो क्या होगा? यानी कि जो पैसा हमने बैंक में जमा कराया, बैंक उसी पैसे को आगे लोन में दे रहा है और इस तरह के लोग, विजय माल्या या नीरव मोदी जैसे लोग, उस पैसे को लोन में लें और देश छोड़ के चले जाएं और बैंक को नुकसान कर दें। यानी कि 9,000 करोड़ का नुकसान सिर्फ विजय माल्या ने SBI को दे दिया। तो आपका यहां पे एक सवाल ये होगा कि सर, आप हमें क्यों बता रहे हो? विजय माल्या ने लोन लिया है, वो नहीं पे कराया, हमें इससे क्या मतलब? दोस्तों, बिल्कुल मतलब है। यही मैं आपको समझा रहा हूं। जो पैसा आप बैंक में जमा कराते हो, बैंक वही लोन में देता है। अब अगर मान लीजिए उस बैंक को कोई नुकसान हुआ, बैंक का कोई लॉस हुआ, तो यानी कि वो डायरेक्टली लॉस आपको ही हो रहा है, क्योंकि जब अगली बार आप पैसा बैंक में जमा करवाने जाओगे तो बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट कम देगा, क्योंकि बैंक का नुकसान ऑलरेडी हो रहा है। साथ साथ में जब आप लोन लेने जाओगे, वो लोन भी आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि बैंक को नुकसान हो चुका है। तो जो नुकसान की भरपाई है वो इनडायरेक्टली आपसे ली जा रही है। और अगर कल को मान लीजिए वो नुकसान बहुत बड़ा हुआ उस बैंक का, तो हो सकता है वो बैंक कोलैप्स भी कर जाए, जैसा कि US में हुआ, जैसा कि पहले के समय में भारत में भी कुछ बैंक्स के साथ ऐसा हुआ था। तो अगर हम एक डेटा के अनुसार ये जाने कि भारत में कितना NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि बैंक ने जो लोन दिया उसमें अब तक कितना पैसा ऐसा है जो बैंक का डूब चुका है, तो अगर हम एक एक्सपेक्टेशन देखें 2014 से लेकर 23 तक, तो लगभग कुछ सालों में तो 10 लाख करोड़ तक के अमाउंट बैंक के डूब चुके हैं। यानी कि यहां पर एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के बैंक्स को बचाना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी जो हमारे खून पसीने की कमाई है उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और RBI ने मिलकर एक प्रपोजल तय किया और एक कंपनी, जिसको हमने कहा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको पॉपुलरली बैड बैंक कहा जाता है, उसको यहां पे बर्थ दिया गया, उसको एक इंट्रोड्यूस करा गया। तो ये कब आया? ये आया 2021 में। ये रजिस्टर्ड होता है कंपनीज एक्ट में। भारत में जितनी भी कंपनीज बनती हैं वो सब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है और इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो दिया गया वो RBI के द्वारा दिया गया। सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज गिवन बाय RBI। इसमें मेजॉरिटी जो हिस्सेदारी है, यानी कि जिसमें पैसा जो लगा है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लगा है और उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी कैनरा बैंक ने सबसे ज्यादा यहां पे 12% की हिस्सेदारी इसमें ले रखी है। तो अब आपका सवाल होगा कि सर, ये काम कैसे करता है? क्या ऐसा करता है ये NARCL जिसकी वजह से ये इतना न्यूज में है, और साथ साथ में कैसे ये NARCL हमारे पैसे को और साथ साथ में बैंक की जो क्रेडिटेबिलिटी है उसको बचाएगा? तो इसको समझते हैं फ्लो डायग्राम से। देखिए, ये मान लीजिए कोई बैंक है, कोई भी बैंक मान लेते हैं ये SBI बैंक है। SBI बैंक ने ये व्यक्ति है, मान लो इसका नाम राज है, इस राज को 10 करोड़ रुपए दिए। अब जब राज को 10 करोड़ रुपए दिए तो राज ने कुछ कोलैटरल भी रखवाया होगा, कोई लैंड रखवाया होगा या कोई घर रखवाया होगा, कुछ भी। अब यहां पर 10 करोड़ रुपए राज को दिए और राज ने यहां पर क्या किया? डिफॉल्ट कर दिया, वो पैसा नहीं दे पाया। अब SBI के पास क्या संभावना है? SBI के पास में राज की कोलैटरल प्रॉपर्टी है। SBI क्या करेगी? उस कोलैटरल प्रॉपर्टी को NARCL को देगी। SBI क्या करेगी? NARCL को वो कोलैटरल प्रॉपर्टी दे देगी। अब जो कोलैटरल प्रॉपर्टी है उसके बदले NARCL SBI को कुछ पैसा देगा। उम्मीद करते हैं जैसे इस एग्जांपल के तहत कि मान लीजिए 6 करोड़ रुपए उसने दिए। अब आप बोलेंगे सर 6 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो सकता है विद समय गिर गई हो, या मान लीजिए उस प्रॉपर्टी पर इतनी इनकम जनरेट नहीं हो सकती हो। तो यहां पर 10 करोड़ का जो लोन दिया है इस पर NARCL हो सकता है पूरा 10 करोड़ भी दे दे, अगर उस प्रॉपर्टी के दाम अच्छे बिक सकते हैं, वो प्रॉपर्टी एक प्रेस्टिजियस कॉलोनी में है या एक पॉश कॉलोनी में है तो। और अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी के दाम थोड़े गिर गए हैं या मान लीजिए वो एरिया ऐसा नहीं है जहां पे इतनी अच्छी वैल्यू जनरेट हो सकती है, तो यहां पर NARCL कुछ हेयर कट कर सकता है। हेयर कट का मतलब कुछ परसेंटेज काट कर बाकी पैसा SBI को दे देगा। तो मान लेते हैं कि SBI को उसने 6 करोड़ रुपए दिए। अब SBI के एक तरफ तो 10 करोड़ डूबते, लेकिन अब SBI को 4 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उसने 6 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। जैसे ही NARCL के पास 6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आई और उसने 6 करोड़ रुपए दे दिए, तो SBI पिक्चर से हट गया। अब यहां पर NARCL के पास वो प्रॉपर्टी है। NARCL क्या करती है? उस प्रॉपर्टी को देती है IDRCL को।
ये IDRCL क्या है? यह इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा क्रिएट करी गई एक बॉडी है। इसका काम क्या होता है? NARCL जो प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, उस प्रॉपर्टी को IDRCL जो होती है वो बेचती है। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि NARCL जो पैसा देगी SBI को, वो 15% तो कैश में देती है। जैसे मान लीजिए अगर 10 करोड़ है तो उसका 15% जो है वो तो कैश में दिया जाएगा, और जो बाकी का पैसा बचा है वो सिक्योरिटी रिसीट्स के फॉर्म में दिया जाता है। तो यहां पर गवर्नमेंट, और अगर एक चीज और है कि अगर मान लीजिए रियलाइजेशन अमाउंट कम हुआ, अगर मान लीजिए रियलाइजेशन अमाउंट कम हुआ या NARCL रिकवरी नहीं कर पाया उतनी, जैसे सपोज करिए उसने SBI को 6 करोड़ रुपए दे दिए, और जो प्रॉपर्टी है वो मान लीजिए 6 करोड़ से ऊपर की नहीं बिक पाई, मान लेते हैं वो प्रॉपर्टी 4 करोड़ की बिकी, या मान लेते हैं वो प्रॉपर्टी 3.5 करोड़ की बिकी, तो अब जो 2.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है NARCL को, वो कौन बियर करेगा? ध्यान से समझिए कि यहां पर क्या हुआ, SBI ने राज को 10 करोड़ रुपए दिए थे, राज जो है उसने प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई, अब राज पैसा नहीं दे पाया तो जो प्रॉपर्टी है वो SBI के पास पड़ी है, SBI ने उस प्रॉपर्टी को NARCL को दे दिया। NARCL के पास जब वो प्रॉपर्टी आई तो NARCL ने अगर ये देखा कि प्रॉपर्टी अच्छी है, अच्छा दाम मिल जाएगा, तब तो उसका पूरा पैसा ही दे दे। लेकिन अगर मान लीजिए NARCL को लगता है कि ये प्रॉपर्टी तो ऐसी जगह सिचुएटेड है जहां से इतना पैसा रिकवर नहीं हो सकता, तो वो SBI को हेयर कट करके कुछ पैसा दे देगा, जैसे 6 करोड़ दे देगा या 7 करोड़ दे देगा, और SBI को 3 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा। अब NARCL के पास में प्रॉपर्टी आ गई, NARCL उस प्रॉपर्टी को किसको देगा? IDRCL को, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा चलाई जाती है। IDRCL उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करेगा, सेल करेगा, जो मनी आएगा वो रियलाइज हो जाएगा NARCL और IDRCL के बीच। लेकिन मान लेते हैं कि NARCL ने जो SBI को 6 करोड़ रुपए दिए और जो प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी के दाम और गिर गए, और मान लेते हैं वो प्रॉपर्टी 3 करोड़ में ही बिकी। तो अब जो ये 3 करोड़ का डिफरेंस है, जो NARCL नुकसान झेल रहा था, इस नुकसान को कौन भरपाई करेगा? तो इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हमने आपको लगभग 30,500 करोड़ रुपए का एक प्रॉपर फंड बनाया है, उस फंड से आप इस पैसे को रिकवर कर सकते हो। तो यानी कि बैड बैंक को बचाने के लिए भी भारत सरकार ने एक प्रोविजन यहां बना रखा है, ताकि बैड बैंक्स भी हमारे बचे रहें। तो यानी कि जो पूरा खेल है, ये जो पूरा खेल है, इसमें हर किसी को प्रोटेक्शन है। कैसे प्रोटेक्शन? SBI को प्रोटेक्ट, उसके बैड लोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए NARCL IDRCL है, और इनको अगर नुकसान ज्यादा नहीं हो, इसके लिए भारत सरकार ने कॉर्पस बना रखा है 30,600 करोड़ का। अगर यहां पर किसी भी तरह का पैसा NARCL या IDRCL रिकवर नहीं कर पाते तो पैसा इसमें से दिया जाता है। तो इस तरह कर करके NARCL और IDRCL को भी प्रोटेक्ट यहां पे किया जा रहा है। एक बात और यहां ध्यान रखिएगा, जो भी पैसा NARCL SBI को दे रही है, उसमें से 15% वो कैश देती है और 85% का वो सिक्योरिटी रिसीट देती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस बैड बैंक के फीचर्स क्या हैं, आपका ये भी सवाल होगा कि सर इसके फीचर्स क्या हैं, तो देखिए सबसे बड़ा फीचर तो इसका ये है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको एक गारंटी मिलती है। मतलब यहां पे RBI की बैकिंग है, कंपनीज एक्ट की बैकिंग है, और यहां तक कहा गया है सरकार के द्वारा कि NARCL आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बैंक्स के असेट्स बचाइए, बैंक्स को गिरने से बचाइए, आपके पीछे हम हैं। तो गवर्नमेंट गारंटी हो गई। दूसरा, यहां पे एक्सपर्टीज लोग हैं, मतलब ये जो NARCL में जो वर्किंग कर रहे हैं या IDRCL में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं। यानी कि दे नो कितना रियलाइजेशन हो सकता है, कितना अमाउंट हम दें वो उस पैसे को हम बचा सकते हैं, कितनी चीजें इसमें ऐसी हो सकती हैं जिनसे हम बैंक्स के लॉसेस को कम कर दें। और साथ साथ में यहां पर प्राइवेट बैंक्स के साथ भी पार्टनरशिप करी जा रही है, ताकि ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स बल्कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी हम बचा पाए। यानी कि जो एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, इनको भी हम बचा सके। उसके बाद अब अगर आपसे यहां पर एक सवाल पूछा जाए, सर इस बैड बैंक को स्थापित करने के फायदे क्या हुए, तो देखिए सबसे पहला फायदा तो हुआ है कि हमारे कमर्शियल बैंक्स की बैलेंस शीट है वो अब साफ दिखेगी। अदरवाइज क्या होगा, आप एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लो आप 2 व्यक्ति हैं, राहुल और सुभाष। आपने कहा कि यार मैं राहुल को 100 रुपए दूं या सुभाष को 100 रुपए, तो दोनों आपसे 100 रुपए मांगने हैं। राहुल ने कहा भैया मुझे 100 रुपए दे दीजिए, सुभाष ने कहा भैया मुझे 100 रुपए दे दीजिए। अब आपने कहा कि मैं देखता हूं आप किसको पहले पैसे देंगे, या तो आपके बहुत क्लोज हो, या फिर आप ये देखोगे कि मैं उस व्यक्ति को पैसा दूं जो व्यक्ति मुझे वापस उस पैसे को दे देगा। सेम अगर मान लीजिए आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हो, तो आप ये देखते हो, या किसी बैंक में जब आप पैसा जमा कराने जाते हो तो आप ये देखते हो उस बैंक की बैलेंस शीट कैसी है, क्या उस बैंक के पैसे बहुत डूबे हुए तो नहीं है,
क्या वो बैंक अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है, क्या उस बैंक पर जनता का विश्वास ज्यादा है। तो बैंक की बैलेंस शीट उसकी सारी कहानी बता देती है। तो जब उसके बैड लोन्स को NARCL ले जाएगा तो उसकी बैलेंस शीट साफ दिखेगी, और अगर उसकी बैलेंस शीट साफ दिखेगी, अच्छी दिखेगी, तो लोग उसमें पैसा भी जमा कराएंगे, साथ साथ उससे लोन भी लेंगे। दूसरा, यहां पर बैंक की जो कैपिटल जो एक तरह से लॉक हो गई थी, वो कैपिटल रिलीज हो जाएगी। चाहे बैंक को नुकसान झेलना पड़ सके, लेकिन एक तरफ तो उसको 10 करोड़ का नुकसान होता, एक तरफ उसको 4 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो यहां पर बैंक की कैपिटल भी कहीं ना कहीं वापस उसको मिलेगी। और तीसरी चीज, बैंक अपने कोर एरिया पे फोकस कर पाएगा। आप खुद सोचिए, यहां तो मैं 4-10 करोड़ की बात कर रहा हूं, मान लीजिए अमाउंट 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, तो बैंक तो 90% फोकस तो बस इसी बात पे करेगा, मेरा पैसा रिकवर कैसे हो जाए। तो वो अपने जो कोर बैंकिंग फंक्शन है, लैंडिंग, डिपॉजिटिंग, गारंटिंग, वो काम तो कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेंथन करना जरूरी है। और यही बात निर्मला सीतारमण जी ने अभी एक मीटिंग में भी कही कि NARCL ने 22 बैंक अकाउंट्स को एक्वायर किया है और लगभग 95711 करोड़ का एक तरह से लोन बैंक से लिया है, और इतने की जो लॉसेस हैं वो बैंक्स के रिकवर करवाए हैं। तो इनका जो फ्यूचर है बैड बैंक्स का, वो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई भी अच्छी चीज होती है, उसके साथ साथ में हमें पीछे ध्यान रखना पड़ता है बहुत चीजों का। अब इस बैड बैंक के केस में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक तो रेजोल्यूशन प्रोसेस बहुत स्लो है। दूसरा, कई बार ऐसा फील करा गया कि NARCL ने जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, उसका अमाउंट उनको इतना ढंग से रियलाइज नहीं होता, क्योंकि वो जो 36 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो भी तो लिमिटेड है। तीसरी बात, यहां पर कई बार ऐसा देखा गया कि करप्शन चार्जेस बहुत हुए हैं, ब्राइबरी बहुत हुई है। और चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें कई बार एग्जीक्यूशन में गड़बड़ होती है। तो अगर इन 3-4 चीजों को यहां पर ध्यान से मीट आउट किया जाए, अगर इन 3-4 इश्यूज को यहां पर एड्रेस किया जाए, तो हो सकता है आने वाले समय में ये NARCL और IDRCL जो है, ये हमारे बैंक्स के बैलेंस शीट को क्लीन कर दें। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक चीज बहुत ज्यादा जो जरूरी है यहां पे, वो ये जाननी जरूरी है कि अगर इन सारे बैंक्स में, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, उनके साथ साथ NARCL, IDRCL है, अगर इन चारों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन रहेगा, अगर इन चारों के बीच में एक बेटर ट्रस्ट रहेगा, तो आप ये मानिए कि ये पैसा हमारा ही है। और अगर हमारा पैसा ही डूबेगा तो कहीं ना कहीं सरकार पे क्वेश्चनिंग होगी, कहीं ना कहीं बैंक्स के ऊपर क्वेश्चनिंग होगी। और यही कारण है कि जो बैंक्स के ऊपर जो लगातार लोग भरोसा कम जता रहे हैं और पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पर लोगों को भरोसा कम है। और वो भरोसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसमें इंटरेस्ट कम मिलता है, इसलिए भी है कि जो लगातार हम केसेस पढ़ते हैं, चाहे विजय माल्या का पढ़ रहे हो, चाहे नीरव मोदी का पढ़ रहे हो, चाहे हम ये समझ रहे हो कि बैंक्स जो हैं उनके वो इंटरेस्ट अच्छा नहीं कर रहे, यानी कि इन्फ्लेशन से भी कम का इंटरेस्ट बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, तो लोग बैंक में इन्वेस्ट क्यों करेंगे। तो यहां पर बैंक्स को स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत है। और जब हल्के से भी बैंकिंग रिफॉर्म्स आते हैं या लोगों का थोड़ा सा भी बैंक्स के प्रति जब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिखाते हैं, तो बैंक्स की ग्रोथ अच्छी होती है। जो आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, अभी 4 महीने पहले की न्यूज है कि बैंक्स में जो डिपॉजिट हुए वो बहुत ज्यादा बड़े हैं देश में, यानी कि जितने लोगों ने लोन लिया है बैंक से, उससे ज्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम $5 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी 9% तक चलती रहे, तो उसके लिए मनी मल्टीप्लायर या जो सेविंग हैबिट है लोगों की बैंक्स में, या लोगों को फॉर्मल बैंकिंग चैनल से जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अगर अनऑर्गेनाइज सिस्टम चलता रहा देश में, तो हमारे बैंक्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा NARCL बैड बैंक पे वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप अच्छे से इसको रीड करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। और साथ साथ में आप मुझसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ID है। साथ साथ में @shubham_0101 पे आप सर्च कर सकते हो, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। और दिन में 2:30 बजे डेली मंडे टू सैटरडे इकोनॉमी करंट अफेयर्स की क्लासेस देखना ना भूला करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।